नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे व्याख्यान का जो शीर्षक है वो है रीतिकाल का परिचय। और उस परिचय में हम जैसे हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में उनकी परिस्थितियों का वर्णन किया था, आज के इस व्याख्यान को हम जो दो बाकी की परिस्थितियाँ बची थी उसी से आगे जारी कर रहे हैं। बात हम करेंगे सांस्कृतिक अवस्था की। उससे पहले हमने बात की थी सामाजिक अवस्था की कि रीतिकाल में सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी। आइए आज हम इसमें देखते हैं सांस्कृतिक अवस्था इस टॉपिक के अंतर्गत, और दूसरा है साहित्यिक एवं कलाओं की स्थिति। सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था। किंतु विलास वैभव के खुले प्रदर्शन के कारण अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं का दृढ़तापूर्वक पालन भी इनके लिए एक प्रकार से कठिन हो गया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था उनके पीठाधीश लोभवश राजाओं और श्रीमानों को गुरुदीक्षा देने लगे थे। फलत उनका संबंध तत्व चिंतन से छूटकर भौतिकता के साथ हो गया था। मंदिरों में भी अब ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनके लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। अहिंदी प्रांतों में यद्यपि ऐसे संतों का प्रभाव था जिस धारा से अब भी दूर थे, किंतु इनका प्रभाव हिंदी प्रांतों तक न आ सका। दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। कुरान को हिफ्ज करने अथवा नमाज, रोज़ा आदि के यथाविध पालन को ही धर्म समझने के कारण वह आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था जिससे व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल बाह्याचरण ही धर्म पालन रह गया था। ऐसी दशा में धर्म के साथ नैतिकता का जो संबंध जुड़ा हुआ है उससे संपन्न एक वर्ग एकदम दूर हो गया था और विलासिता के लिए खुली छूट मिल गई थी। इधर विलास के साधनों से हीन वर्ग के बीच स्थिति यह हो चली थी कि कर्म और आचार के स्थान पर अंधविश्वास ने उसके भीतर इतना घर कर लिया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पौरों के तकियों पर जाकर मनोरथ सिद्ध करने लगे थे। जनता के इस अंधविश्वास का अनुचित लाभ पुजारी और मुल्ला उठाते थे और ये धर्म स्थान भ्रष्टाचार तथा पापाचार के केंद्र बन गए थे। यह ठीक है कि इस युग में पुरानी परंपरा के सूफी तथा संत अब भी विद्यमान थे, पर किसी में भी कबीर, नानक अथवा जायसी जैसा व्यक्तित्व और प्रतिभा नहीं थी जो जनजीवन को प्रभावित कर सकती थी। ये लोग पूर्ववर्ती की वाणी के प्रचारक थे और प्रचारकों का जैसा प्रभाव पड़ सकता है वैसा इनका पड़ रहा था। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में असमर्थ थे। उधर रामलीलाओं तथा रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव मनोविनोद तक ही सीमित रह गया था। नैतिक प्रभाव की कल्पना तक असंभव थी। अगली हम परिस्थितियां देखते हैं। साहित्य एवं कलाओं की स्थिति। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है।
इस काल के कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, तथापि अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों अथवा देसी राजा नवाबों से उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी। चूँकि उचित सम्मान कवि अथवा कलाकार के सर्जन व्यापार की प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता है, अतएव यह स्वाभाविक ही था कि इन लोगों ने अपनी अपनी कला का गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से अधिकाधिक विकास किया। किंतु दुर्भाग्य की बात यह रही कि इन्हें वह स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी जो सर्जन के लिए अनिवार्य है। इन्हें सामान्य रूप से आश्रयदाताओं की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखना पड़ता था, जिसका परिणाम यह होता था कि प्रतिभावान होते हुए भी ये लोग अपने सर्जन का उत्तमोत्तम रूप प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते थे। यह सब होते हुए भी इस युग का साहित्य और कला का अपना महत्व है और दोनों की ऐसी विशेषताएं हैं जो सहज ही दूसरे युगों की तत्संबंधी रचनाओं से पृथक करके देखी जा सकती है। फारसी की राजकीय भाषा होने के कारण इसकी अलंकार प्रधान शैली का प्रभाव सामान्यतः इस युग की प्रत्येक भाषा पर पड़ा। ब्रज भाषा जनजीवन के निकट होते हुए भी इस प्रभाव से न बच सकी। परिणामतः इस युग के अधिकांश राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्तियाँ अतिरंजित शैली में लिखते रहे। विलासी आश्रयदाताओं की वासनाओं को गुदगुदाने के लिए लिखी हुई श्रृंगारिक रचनाओं पर भी इस शैली का ऐसा ही प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। परंतु संयोग कुछ ऐसा रहा कि ये कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख हुए, संभवतः इसलिए कि भारतीय भाषा होने के कारण संस्कृत काव्य शास्त्र में बताए गए सौंदर्य के उपकरण इनके लिए अधिक अनुकूल पड़ते थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इन उपकरणों का निरूपण भी इतने मनोयोग पूर्वक किया कि आज इस पद्धति अथवा रीति के कारण ही इस युग की रीतिकाल संज्ञा दिया जाना अधिक उपयुक्त समझा जाता है। इस प्रकार के ग्रंथों की रचना के मूल में इन कवियों के संभवतः दो उद्देश्य थे: अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन और उस युग के काव्य रसिक समुदाय को इनका अनिवार्यतः ज्ञान कराना, जिससे कि ये काव्य गोष्ठियों में शास्त्रीय सौंदर्य के उपकरणों पर दाद दे सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस परंपरा के साहित्य की रचना शाहजहाँ के राजत्व काल से लेकर आगामी 200-250 वर्षों तक अविकल रूप से होती रही। औरंगजेब के रक्ष स्वभाव के कारण यद्यपि मुगल दरबार से कवियों का संबंध कट गया था, किंतु इसका प्रभाव इसलिए विशेष रूप से न पड़ सका क्योंकि राजा और नवाब उन्हें आश्रय देते ही रहे। उधर जन समुदाय में ऐसे कवि भी विद्यमान थे जो स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना कर रहे थे। चूँकि वे राजकीय वातावरण से सर्वदा मुक्त और सर्जन व्यापार में स्वतंत्र थे, अतएव उनकी रचनाएं काव्य शास्त्रीय उपकरणों के इस समावेश में सर्वथा अछूती रही। यही कारण है कि इनका काव्य उक्त कवियों के काव्य की तुलना में अधिक प्रभावी है। कुल मिलाकर इस युग में राजाश्रित कवियों और जन कवियों द्वारा रचित साहित्य गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से इतना विशद है कि हिंदी भाषा उस पर सहज ही गर्व कर सकती है। जहाँ तक ललित कलाओं का संबंध है, उनमें चित्रकला काव्य के समान ही इस युग में प्रचलित और समृद्ध हुई। जहांगीर का राजत्व काल गुण और परिमाण के कारण यद्यपि इस कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तथापि उसके बाद भी इसकी समृद्धि में कमी न आई। यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे रुक्ष व्यक्ति ने भी अपने अनेक चित्र अंकित कराए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह रही कि सम्राटों की अभिरुचि का अत्यधिक प्रभाव
होने के कारण इनकी स्वाभाविकता और सजीवता में कमी आने से न्यूनता की दृष्टि से इनमें एक प्रकार का हास आता चला गया। शाहजहाँ की अलंकार प्रियता का परिणाम यह हुआ कि उसके विभिन्न राजकीय क्रियाकलापों, विशेषतः राजकीय ठाट बाट के चित्रों में चमक दमक को अधिक स्थान मिलने लगा। रंगों में सुनहरी पानी को इतना महत्व दिया जाने लगा कि उनमें चित्रित व्यक्ति भी मूर्तिवत जड़ प्रतीत होने लगे। उनमें सजीवता और गति के स्थान पर जड़ता आ गई। व्यक्ति चित्रों का भी उत्तरोत्तर अभाव होता चला गया। औरंगजेब के बाद भी परवर्ती मुगल शासकों के प्रश्रय में अलिखित चित्र इसी शैली का अनुकरण मात्र रहे। यदि कोई विशिष्ट आया तो यह कि उनमें विलास और वैभव के कुछ अधिक अंकित हुए। हिंदू रचवाड़ों, विशेषतः राजस्थान और पर्वतीय क्षेत्रों में चित्रकला इससे भिन्न रूप में विकसित हुई। यह लोक जीवन के अधिक निकट थी। आश्रयदाताओं की अभिरुचि से प्रभावित होती हुई भी स्थानीय प्रभावों से असंपृक्त न थी। इन दोनों क्षेत्रों की चित्र शैलियाँ क्रमशः राजस्थानी और कांगड़ा शैलियों के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थानी शैली के चित्रों का मुख्य विषय रागमाला था। इनमें ऋतुओं का आश्रय लेकर शब्द को रेखाओं और रंगों से बद्ध किया गया। काव्य और चित्रकला के अतिरिक्त इस युग में स्थापत्य कला और संगीत कला भी अपना विशिष्ट स्थान रहा, पर चूंकि ये दोनों क्रमशः व्यय और अभ्यास साध्य थी, इस कारण जनजीवन से दूर हट गई और केवल राजस्व तक ही सीमित रही। मुगल दरबार अथवा अवध के नवाबों के अतिरिक्त इस काल में हिंदू राजाओं के आश्रय में भी इन दोनों कलाओं को प्रश्रय मिला, किंतु युग और परिमाण दोनों की दृष्टि से इनकी विशेष उन्नति नहीं हुई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस काल में कवियों और कलाकारों को राज्याश्रयों में यथोचित सम्मान प्राप्त होने के कारण साहित्य और कला की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रही। परिमाण की दृष्टि से इन दोनों का क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध कहा जा सकता है, किंतु अलंकार प्रिय विलासी दाताओं की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित रहने के कारण इनमें से किसी का भी क्षेत्र गुण की दृष्टि से विशद न हो सका। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में इतना। हमारे अगले व्याख्यान में हम रीतिकाल के नामकरण पर विभिन्न विद्वानों के मतों के बारे में बात करेंगे और उनकी विशद चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।